स्टार्ट करते हैं फिर। ऐसे तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा भी कि भी कहीं आप गुम ना हो गए हो, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिवाइज करवा देती हूँ। हमने जब स्टार्ट किया था चैप्टर तो हमने कहा था कि हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने कहा था बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं एंड सेकेंड होते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। फिर हमने बात की थी कि माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। अगर हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल का वेट 1000 डाल्टन से कम है, लेस है, तो उसको हम लेते हैं माइक्रोमोलिक्यूलर के अंडर। लेकिन अगर किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा है तो उसको हम लेते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल के अंडर लेते हैं। और हमने कहा था कि मोस्टली जो माइक्रोमोलिक्यूल होती है सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट द लिपिड। एक्सेप्शन की थी कि लिपिड्स क्या होते हैं, उनका जो साइज होता है वो 800 डाल्टन से भी कम होता है, बट उसके बावजूद भी वो एसिड के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है, वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलता है, इसीलिए उसको हम कंसिडर करते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूलर के अंदर। अब अगर मैं जनरल बात करती हूँ बायोमोलिक्यूल्स की, तो हमने कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स कर लिए। मेन जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, मैक्रोमोलिक्यूल्स में कौन कौन चले आते हैं। सबसे पहला मैक्रोमोलिक्यूल होता है प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास पॉलीसेकेराइड। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, ये मैं आपको पहली क्लास में बताई थी, पहली की सेकंड क्लास में। उसके बाद मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर आता है न्यूक्लिक एसिड, और उसके बाद मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर आता है लिपिड्स। और अगर हम बात करें तो प्रोटीन वाला पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, लिपिड्स वाला पोर्शन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये वाले दो पोर्शन रहते हैं हमारे पास, पॉलीसेकेराइड एंड न्यूक्लिक एसिड। तो आज जो हमारा मेन मोटिव है ना, वो हमें इसके बारे में बात करनी है, पॉलीसेकेराइड के बारे में। तो अगर आप एनसीईआरटी ओपन करोगे वहां पे डायरेक्ट पॉलीसेकेराइड्स का पैराग्राफ है, लेकिन अगर आपको मोनोसेकेराइड नहीं पता क्या होता है, डायसेकेराइड नहीं पता क्या होता है, तो पॉली तो आपको कभी भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि उन्होंने सीधा ओनली यहाँ पे पॉलीसेकेराइड को डिफाइन किया है, कुछ बताया नहीं मोनो क्या होता है, डाया क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन ये उसी का ही पार्ट होता है। अब एक चीज और, माइक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं अमाइनो एसिड, उसके बाद कौन होते हैं न्यूक्लियोटाइड, और देन मोनोसेकेराइड। ये सारे क्या है, सारे हमारे पास है माइक्रोमोलिक्यूल। अब सोचो अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनती है, लेकिन अमाइनो एसिड खुद माइक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल है। न्यूक्लियोटाइड माइक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड किसको बनाता है, न्यूक्लिक एसिड को बनाता है, पर न्यूक्लिक एसिड मैक्रोमोलिक्यूल है। मोनोसेकेराइड माइक्रोमोलिक्यूल है, और ये किसको बनाता है, ये बनाता है पॉलीसेकेराइड को, बट पॉली मैक्रो है। तो आप समझ पा रहे हो कि हम प्रोटीन कंप्लीट कर चुके हैं, लिपिड्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये मोनोसेकेराइड है, मतलब ये क्या होते हैं, दे आर कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट है। कौन कौन कार्बोहाइड्रेट्स है, मोनोसेकेराइड भी कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड भी कार्बोहाइड्रेट है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। समझ आ रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। पहले हम मोनो के बारे में बात करेंगे, बाद में पॉली के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मोनो से ही पॉली बनता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन आप तब तक नहीं समझ सकते हो जब तक आपको अमाइनो एसिड के बारे में नहीं पता है, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज है। एनसीईआरटी में ओनली पॉलीसेकेराइड के बारे में दिया है, मोनो के बारे में नहीं दिया है, लेकिन आप बिना मोनो के आप पॉली नहीं समझ सकते हो। समझ आ रहा है आप लोगों को कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो प्लीज एक काम कीजिए, जल्दी से अपनी कॉपी में हेडिंग बना लीजिए कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। और आपको साथ साथ में नोट करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में।
अब बात करते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। तो जनरली कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं शुगर मॉलिक्यूल। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करती हूँ। अब तक ऐसे यहाँ पे कोई बच्चा नहीं होगा जिसने कभी ग्लूकोज के बारे में ना सुना हो। ग्लूकोज के बारे में सबने सुना होगा, और भी बहुत सारी शुगर है, चलो उनके बारे में आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ग्लूकोज के बारे में सबने सुना है। तो ये जो ग्लूकोज है ना, ये कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो कार्बोहाइड्रेट मोस्टली क्या होते हैं? दे आर शुगर मॉलिक्यूल, शुगर होती है ये। तो आज हम इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पहले आपको इनके मैं डायग्राम्स दिखा देती हूँ, उसके बाद वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब आप यहाँ पे एक बार जस्ट ओनली यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए। जो आप यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड देख पा रहे हो, डाया हाइड्रोक्सी एसीटोन देख पा रहे हो, और प्लीज स्ट्रक्चर को देख के डरना नहीं है, ये हम सारे स्ट्रक्चर कर लेंगे। ये ग्लूकोज देख पा रहे हो, फ्रुक्टोज देख पा रहे हो, ये सारे क्या है? दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद यहाँ पे जितनी भी ये लिस्ट है ना पूरी की पूरी, ग्लिसरॉल्डिहाइड, एरिथ्रोज, थ्रियोज, राइबोज, अरेबिनोज, जाइलोज, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अगेन वही, आपको इतना कुछ भी नहीं करना, जस्ट ओनली मैं आपको चीजें दिखा रही हूँ कि कार्बोहाइड्रेट कितने ज्यादा वास्ट है। अगर आप स्टडी करने लगोगे तो आपको बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। लेकिन आपके अभी जो बायोमोलिक्यूल जो जैसे आपको प्लस में बहुत कम है, तो करवाऊंगी मैं उतना ही, लेकिन जस्ट ओनली समझाने के लिए कि आप देख सकते हो यहाँ पे कितने ज्यादा है। लेकिन देखो ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज तो जरूर है आपके सिलेबस में। तो ग्लूकोज क्या है? देखो ये 6 कार्बन वाली शुगर होती है, और किसके अंदर आती है? ये आती है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के अंदर। समझ आ रही है आपको चीजें? उसके बाद आप यहाँ पर भी देख सकते हो दोबारा, अगर आपने कभी इनके नाम सुने हैं तो भी ठीक है, नहीं सुने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि हमारे पास ये मैनोज हो गया, ग्लूकोज हुआ, गैलेक्टोज हो गया, ये सारे क्या है? ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर इनके स्ट्रक्चर से ही, क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना ही हमें आगे कोई भी चीजें समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो, एक मिनट, अब यहाँ पे प्लीज हेडिंग बनाना सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट्स का। अब कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है उनके बारे में जरूर बात करूंगी, लेकिन पहले जस्ट इनकी बार कैटेगरीज डिवाइड कर देते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसकी हमारे पास 3 कैटेगरीज होती है। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है? सबसे पहली कैटेगरी है मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड्स। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है वो होती है डायासेक्राइड, और हमारे पास ये जो थर्ड कैटेगरी है उसका नाम है पॉलीसेक्राइड। कौन कौन सी कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरीज हैं? मोनोसेक्राइड, डायासेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। अब अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज क्या होगी? किसी के भी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट क्या देखा गया है? ये क्या होते हैं? स्वीट होते हैं नेचर में। मतलब अगर आप खाओगे तो कैसे इनका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है। जनरली से शुगर जो हमारे घर पे होती है, अब आप सबने देखा है कि जो शुगर हम घर पर लेकर आते हैं वो पानी के अंदर इजीली सॉल्युबल होती है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? पहली बात तो स्वीट होता है नेचर में, और साथ ही साथ में सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर क्या होता है? सॉल्युबल होता है। लेकिन ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट में ये जो पॉलीसेक्राइड है ना, है तो ये भी शुगर, लेकिन ये टेस्ट में बिल्कुल भी स्वीट नहीं होता है। ध्यान रखना इसके बारे में। पॉलीसेक्राइड भी शुगर ही है, लेकिन ये क्या है? टेस्ट में स्वीट नहीं होता है। ध्यान रखना, क्या नहीं है? ये स्वीट नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख लो, टेस्ट में क्या होता है? स्वीट नहीं होता, स्वीट नहीं होता है, नोट कर लो। लेकिन बाकी मेंबर जो है मोनोसेक्राइड, डायासेक्राइड, क्या होते हैं? स्वीट होते हैं टेस्ट में।
अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इस मोनोसेक्राइड के बारे में, ये सबसे सिंपलेस्ट शुगर होती है, सबसे सिंपलेस्ट। जैसे इसको हम इस तरीके से समझते हैं, आप सबने ट्रेन देखी होगी, ट्रेन में क्या होती है, बोगी होती है ना, इस तरीके से। जैसे मान लेते हैं ये 1 बोगी है, इनके जो बॉक्स होते हैं, सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, या फिर जितनी मर्जी आप बोगी मान लो। तो इसमें देखिए क्या है, और ये सारी बोगी आपस में जुड़ी होती है। तो आप ये समझ लो कि ये जो पूरी जो हमारे पास ये जो पूरी इतनी सारी ये जो जुड़ी हुई बोगियां हैं, ये सारी क्या है, दे आर डायसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। अगर आप ओनली 1 बोगी पकड़ लो, मतलब ओनली 1 बॉक्स, तो ये 1 बॉक्स होता है मोनोसेक्राइड। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास इतनी सारी बोगियां हैं, इनको हम तोड़ सकते हैं ना फर्दर। अगर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 6 बोगियां हैं, तो आप इनको तोड़ सकते हो। अब तोड़ने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे, उसको बोलेंगे हाइड्रोलाइज करना। जो हमारे पास डायसेक्राइड होता है और पॉलीसेक्राइड होता है, इसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, मतलब इसको फर्दर हम तोड़ सकते हैं। लेकिन जो मोनोसेक्राइड है, ये ओनली है ही सिंगल, ओनली सिंगल बोगी है। अब इसको आप कैसे तोड़ोगे? और तो इसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, क्या होता है मोनोसेक्राइड? सबसे सिंपल शुगर, जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसके अलावा जितने भी मोनोसेक्राइड होती हैं, जितने भी मोनोसेक्राइड है, सारी मोनोसेक्राइड नेचर में कैसी होती है? रिड्यूसिंग इन नेचर। क्या होती है? रिड्यूसिंग होती है नेचर में, मतलब कोई भी इनको रिड्यूस कर सकता है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी रिड्यूस कर सकता है? या अगर मैं बोलूं कि एक शुगर रिड्यूसिंग होती है, दूसरी नॉन रिड्यूसिंग होती है, तो अभी आप इसको होल्ड पे रख दो कि रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग क्या है। लेकिन जस्ट अपने माइंड में बिठा लो कि मोनोसेक्राइड सारी की सारी रिड्यूसिंग होती है नेचर में। तो इतनी चीज समझ में आई कि जो मोनोसेक्राइड है वो सबसे सिंपलेस्ट शुगर है, पहली बात तो, जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट है, ओनली 1 ही है, तो 1 को कैसे तोड़ेंगे? अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। मान लेते हैं मेरे पास एक मोनोसेक्राइड ए है और दूसरा मोनोसेक्राइड बी है। जब मोनोसेक्राइड ए इस बी के साथ कंबाइन करेगा, मान लेते मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, तो अब यहाँ पे क्या हुआ? 2 मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ गए, तो उसको बोलते हैं डायासेक्राइड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायासेक्राइड। एक्चुअली यहाँ पे ना इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड हम यूज करते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं वर्ड यूज किया, उसको बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड। सबसे सिंपल शुगर 1 है तो मोनोसेक्राइड, और मान लेते हैं कि 1 से 9 है, 1 से 9 मतलब 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 लगा लो, 8 लगा लो, 9 लगा लो। अगर 9 शुगर एक साथ में अटैच है, इसको बोलते हैं, इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड। और एक्चुअली ये ना जो डायसेक्राइड है ना, ये ओलिगोसेक्राइड का एक टाइप होता है, सॉरी ये बताना भूल गई। अगर 9 शुगर जुड़ी हुई आपस में, उसको बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड। 1 मोनो है और 1 से 9 क्या है? ओलिगोसेक्राइड है। अब 9 से ज्यादा है, जितनी मर्जी लगा लो आप, 10 11 12 40 50 जितनी मर्जी, वो सारी आती है पॉलीसेक्राइड के अंदर। तो पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, और सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। बहुत सारी शुगर यहाँ पे जुड़ गई है। तो इतना ध्यान रखना, मोनोसेक्राइड नेचर में क्या होता है? रिड्यूसिंग होता है। लेकिन कुछ डायसेक्राइड और कुछ पॉलीसेक्राइड नेचर में नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। मीनिंग आपको बाद में बताऊंगी, जस्ट ओनली नोट कर लो कि सारी मोनोसेक्राइड क्या होती है? नेचर में रिड्यूसिंग होती है। तो आपने देखिए मोनोसेक्राइड की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? स्वीट होता है नेचर में, वाटर के अंदर इजिली सॉल्युबल है, फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, और साथ में क्या होता है? रिड्यूसिंग है नेचर में। तो अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मोनोसेक्राइड के बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग बना लीजिए मोनोसेक्राइड का। तो मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, एंड सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। तो ये कैसी शुगर है? सबसे सिंपल शुगर है।
सिंगल शुगर है। ठीक है, अब एक चीज आपको और बतानी थी कि हमारे पास ये जो मोनोसेक्राइड है, इनके अंदर ना दो दो कैटेगरीज होती है। कुछ मोनोसेक्राइड एल्डोज होते हैं, कुछ मोनोसेक्राइड कीटोज होते हैं। अब ये एल्डोज क्या है, कीटोज क्या है, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट ओनली यहाँ पे इस तरीके से लिख लो। इसके बाद क्या है कि जो मोनोसेक्राइड है, यहाँ पर मोनो का मतलब सिंगल और शुगर, कि हमारे पास इन शुगर के अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर इस शुगर के साथ फंक्शनल ग्रुप कौन अटैच है, अगर वहां पे ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। एल्डिहाइड क्या होता है, CHO, सबको पता है, यही होता है ना, कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हाइड्रोजन, यही होता है एल्डिहाइड ग्रुप, सबको पता है। और एल्डिहाइड कैसा ग्रुप होता है, इट इज अ कार्बोनियल ग्रुप। कैसा ग्रुप होता है, कार्बोनियल होता है। कार्बोनियल का मतलब क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड O। तो मोनोसेक्राइड में फंक्शनल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड हो सकता है। एल्डिहाइड मतलब CHO, कार्बन डबल बॉन्ड O और साथ में हाइड्रोजन। लेकिन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कीटोन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड O। यहाँ पे आपको पता है कि वैलेंसी 4 होती है, तो आप यहाँ पे कुछ भी और चीजें लगा सकते हो, इवन यहाँ पे भी लगा सकते हैं हम, कोई भी यहाँ पे बॉन्ड आ सकता है। और तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप मोनोसेक्राइड के पास कीटोन भी हो सकता है, और कीटोन क्या है, अगेन कार्बोनिल ग्रुप है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो मोनोसेक्राइड है वहां पर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो सकता है, ठीक है, ये वाला, और कीटोन हो सकता है। अगर किसी मोनोसेक्राइड में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड लगा हुआ है तो उस शुगर को हम बोलते हैं एल्डोज शुगर। लेकिन अगर किसी मोनोसेक्राइड में फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो उसको बोलते हैं कीटोज शुगर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि कीटोज के पास क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है, एंड एल्डोज के पास क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप। लेकिन बोथ आर कार्बोनियल ग्रुप, दोनों कार्बोनियल ग्रुप है। कार्बोनियल ग्रुप का मतलब क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड O। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड दिखा सकते हो कि यहाँ पे ही किसी और के साथ अटैच हो सकता है, यहाँ पे बॉन्ड बना सकता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखिए एल्डोज शुगर, और साथ में यहाँ पे लिखिए कीटोज शुगर। एल्डोज शुगर का एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज। अभी हम इनके स्ट्रक्चर करेंगे यहाँ पे। एल्डोज शुगर का एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज है, एंड कीटोज शुगर का एग्जाम्पल होता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज के बारे में भी सबने सुना होगा। तो ग्लूकोज कैसी शुगर है, ग्लूकोज पर इवन आपका गैलेक्टोज भी। चलो कोई बात नहीं, बोलिए ग्लूकोज ही नोट करो। ठीक है, नोट कर लिया सबने कि हमारे पास जो मोनोसेक्राइड है वो एल्डोज हो सकता है, वो कीटोज हो सकता है। एल्डोज मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोज मतलब वहां पर हमारे पास कीटोन ग्रुप होता है। और जितने भी मोनोसेक्राइड है ना, जितने भी मोनोसेक्राइड है उन सबके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच होता है। तो मिनिमम 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो होंगे ही होंगे, 2 से ज्यादा होते हैं, 2 और मोर होंगे। अभी आपको शायद समझ नहीं आया होगा, स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो इजीली समझ में आ जाएगा। पहले बताइए इतना सबने नोट कर लिया, अगर नोट कर लिया तो अभी हम फिर स्ट्रक्चर के ऊपर मूव करते हैं। फिर अगर नोट कर लिया तो बता दीजिए।
अमनजोत, दिव्यम, कमलप्रीत, कोमल, आपने नोट कर लिया? ठीक है, ओके। तो अब एक बार, ठीक है, ओके कर लिया, ठीक है। अब उन्हें लास्ट यहाँ पे लिख लीजिए, फिर स्ट्रक्चर के ऊपर मूव करेंगे। अब यहाँ पे लिखिए, बेस्ड टाइप्स की बात करते हैं। सो बेस्ड ऑन द कार्बन एटम, बेस्ड ऑन द कार्बन एटम, एक शुगर में कितने कार्बन है, तो हम यहाँ पे शुगर को फर्दर डिवाइड करते हैं किसके बेस पे? बेस्ड ऑन द कार्बन एटम, कितने कार्बन प्रेजेंट है। तो ध्यान रखना, जो सबसे सिंपलेस्ट शुगर है ना, जो सबसे सिंपल है, तो यहाँ पे मिनिमम 3 कार्बन तो होंगे ही होंगे। 3 कार्बन वाली सबसे मतलब सबसे सिंपलेस्ट शुगर होगी, मतलब 3 कार्बन तो शुगर के अंदर होंगे ही होंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई भी शुगर है, उसके पास क्या है? 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाली शुगर है। तो जो 3 कार्बन वाली शुगर होगी उसको बोलते हैं ट्रायोज शुगर। ट्राया मतलब 3, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ट्रायोज शुगर बोलेंगे। एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का। अगर मान लेते हैं हमारे पास ऐसी शुगर है जिसके पास कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाली शुगर को बोलते हैं टेट्रोस। टेट्रोस मतलब 4 कार्बन। अगर हमारे पास 5 कार्बन है, सॉरी, एग्जाम्पल कोवलपीट मैंने दिया ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसर एल्डिहाइड, ग्लिसर एल्डिहाइड। टेट्रोसिस, ट्रायोसिस एंड अगर 5 कार्बन है तो हम बोलेंगे पेंटोसिस। पेंटोसिस का मतलब क्या है? 5 कार्बन वाली शुगर, जिसमें आप एग्जाम्पल पक्का लिखोगे। टेट्रोसिस का नहीं लिखोगे वो भी चलेगा, इसमें लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं *5 कर रही हूँ। 5 कार्बन वाली शुगर को बोलते हैं पेंटोसिस। फॉर एग्जाम्पल राइबोज शुगर। प्लीज इसको अच्छी तरीके से सुन, थर्ड वाले पॉइंट को अच्छी तरीके से समझना, ये बार बार आएगा। एक है राइबोज शुगर और दूसरी है डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो अगर शुगर के अंदर 5 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे पेंटोसिस। एग्जाम्पल है राइबोज शुगर का एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर का। और प्लीज इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, ये वाले ये बार बार आएगा, बार बार, ठीक है। इसके बाद किसी भी शुगर के अंदर 6 कार्बन हो सकते हैं, 6 कार्बन। जिसके पास 6 कार्बन होंगे उसको बोलेंगे हेक्सोसिस शुगर, हेक्सोसिस। एग्जाम्पल आता है सबसे फेमस, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं। तो ये जो ग्लूकोज होते हैं ना, आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा अब तक। हम क्या बोलते हैं? C6H12O6। काफी बार रट्टा मारा है इसके अंदर, बताइए। ग्लूकोज के अंदर तो आपने इतनी बार इसको पढ़ा होगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो आपने देखा यहाँ पे इस ग्लूकोज के पास कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो ऐसी शुगर को बोलते हैं हेक्सो शुगर। इसके बाद सेकंड एग्जांपल आता है फ्रुक्टोज का। जो फ्रुक्टोज होती है उसके पास भी 6 ही कार्बन प्रेजेंट होते हैं और इसको बोलते हैं हेक्सोज शुगर, ठीक है। और लास्ट नोट कर लो, ऐसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी चलो नोट कर लो। अगर किसी शुगर में 7 कार्बन है उसको बोलते हैं हेप्टोज शुगर, हेप्टोसिस शुगर। जो आपको लर्न करना है वो है
5 कार्बन और 6 कार्बन वाली, ये आपको इनके एग्जांपल पता होनी चाहिए। समझ आ गया कौन कौन सा करना है। एक तो 5 कार्बन वाली शुगर को पेंटोज बोलते हैं, एग्जांपल राइबोज शुगर, एंड सेकंड एग्जांपल है डिऑक्सी राइबोज शुगर। उसके बाद जो 6 कार्बन वाली शुगर होती है उसको हेक्सोज शुगर बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल आता है ग्लूकोज का एंड फ्रुक्टोज का। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। ये दोनों आपको जरूर करने हैं, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। तो 3 कार्बन मिनिमम होंगे किसी भी शुगर में, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अगर नोट कर लिया है तो यहाँ पे बात है मेरी स्लाइड के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए, अभी जैसे मैंने आपको कहा कि किसी भी शुगर के अंदर मिनिमम 3 कार्बन होंगे, और अगर वहां पे 3 कार्बन प्रेजेंट है उस शुगर को क्या बोलेंगे, ट्रायोज शुगर बोलेंगे, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था ग्लिसरॉल्डिहाइड का। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखिए, जो यहाँ पे ए वाला डायग्राम है। एक जगह लिखा है ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड सेकंड जगह लिखा है डाया हाइड्रोक्सी एसीटोन। अब मैं आपको दोबारा बता दूं, आपको भी इनके स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ओनली ये समझाने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो मेरा ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन। यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3। अब यहाँ पे सबसे पहला नंबर वाला कार्बन देखिए, ये वाला, इस कार्बन नंबर 1 पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, देख पा रहे हो, ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इट मींस ये कैसी शुगर हुई, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एल्डोट्रायोज, मतलब एल्डोज शुगर है और ट्रायोज के इंडिकेट कर रहा है 3 कार्बन वाली शुगर है। तो दोनों नाम यहाँ पे दे दिए हैं, एल्डो मतलब एल्डिहाइड ग्रुप एंड ट्रायोज मतलब 3 कार्बन वाली शुगर। तो ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है सबसे सिंपल शुगर होती है जिसके पास 3 कार्बन होते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाऊं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, और यहाँ पर जो मेरा कार्बन नंबर 1 है इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। आप इसको सिंपल CHO भी लिख सकते हो, अगर आपको ये बनाना टफ लग रहा है ना अभी, ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो इसको बनाने में कुछ नहीं है, इस तरीके से लिख दो हाइड्रोजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो कार्बन डबल बॉन्ड O है, मतलब कौन सा ग्रुप है, कार्बोनियल ग्रुप है। अब इसके बाद ये देखिए जो कार्बन नंबर 2 है, इसके एक साइड पर हाइड्रोजन होता है एंड सेम कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। देखिए OH क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। उसका कार्बन नंबर 3 पे देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और एक साइड में यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चीज नोटिस करनी है कि यहाँ पे देखिए जो मेरा टर्मिनल एंड है, मतलब जो सबसे एंड वाला साइड है, वहां पर कार्बन पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये शुगर कैसे बन गई है, ये बन गई है एल्डोज शुगर, एल्डोज शुगर। और 3 कार्बन है, तुमने बोल दिया ट्रायोज शुगर। अब सेकंड वाला एग्जांपल देखिए जिसका नाम है डाया हाइड्रोक्सी एसीटोन। एक चीज आपको और बता दूं, अगर आप इनके स्ट्रक्चर करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अभी जब हम प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे ना, तो प्लांट फिजियोलॉजी में आप ये सारे नाम वहां पे पढ़ने वाले हो, ग्लिसरॉल्डिहाइड भी पढ़ोगे, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी पढ़ोगे, सब कुछ आएगा। तो अगर आप कर लेते हो आपको बहुत इजी लगेगा वहां पे, ठीक है। आप मतलब इसके अंदर ये समझ पाओगे कि एल्डिहाइड ग्रुप अलग होता है, कीटोन ग्रुप अलग होता है। अब यहाँ पे देखिए डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है और ये कार्बन नंबर 3 है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है कीटोन ग्रुप,
और ये भी कार्बोनिल ग्रुप ही होता है। तो हमारे पास कार्बन नंबर तो 3 ही है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, तो इसको हम बोलते हैं कीटो ट्रायोज। कीटो मतलब कीटोन ग्रुप, ट्रायोज मतलब 3 कार्बन वाली शुगर। समझ में आ गया? और ये सारे इसके कैसे स्ट्रक्चर, ये सारे इसके लीनियर स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास ये 3 कार्बन वाली शुगर है। अब इसके बाद आप ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज पे आ जाइए। अब एक चीज आपको और बता दूं, ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर तो करना ही पड़ेगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना तो आगे पॉसिबल ही नहीं है पॉलीसेकेराइड को समझना। तो यहाँ पे बात करते हैं अब हम यहाँ पे ग्लूकोज के बारे में, एंड सेकंड बात करते हैं फ्रुक्टोज के बारे में। अभी अभी मैंने आपको बताया था ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज कैसी शुगर होती है, ये होती है हेक्सोज शुगर। हेक्सोज शुगर होती है। हेक्सोज शुगर का मतलब क्या है? 6 कार्बन वाली शुगर जिसके पास 6 कार्बन होते हैं। इसके बाद मैंने आपको ये भी वहां पर लिखवाया था कि जो ग्लूकोज है वो एल्डोज शुगर है और फ्रुक्टोज हमारे पास कीटोज शुगर है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद आ रहा है? तो यहाँ पे दोनों चीजें मेंशन की गई। यहाँ पे देखिए, अब सबसे यहाँ पे कार्बन काउंट कीजिए आप। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6 नजर आ रहे हैं? सबको नजर आ रहे हैं? ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं? C6H12O6। तो कार्बन काउंट कर ली, कार्बन 6 कार्बन है। अब यहाँ पे देखिए, जो कार्बन नंबर 1 है यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। इट मींस ये कैसी शुगर है? इट इज अ एल्डोज शुगर, एल्डिहाइड कंटेन कर रही है। समझ आ रहा है? एंड 6 कार्बन वाली तो हेक्सोज शुगर है। तो नीचे देखिए क्या लिखा है, डी। अब ये डी क्या है? एक एल फॉर्म होती है, एक डी फॉर्म होती है, उसको छोड़ दो, डी और एल को छोड़ दो आप, लेकिन यहाँ पे लिखा है तो चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ग्लूकोज क्या है? एन एल्डो हेक्सोज। एल्डो हेक्सोज बोल रहा है वो। एल्डो मतलब एल्डिहाइड, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन वाली शुगर। अब देखो 6 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं? 12 कार्बन है, सॉरी 12 हाइड्रोजन है। काउंट कर लो, हाइड्रोजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गए 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 6 है, वो भी काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए 6। तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, हाँ सेकंड आपने ये भी सुना होगा कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। मतलब दोनों के पास ही 6 कार्बन होते हैं, दोनों के पास हाइड्रोजन भी 12 ही होते हैं, दोनों के पास ऑक्सीजन भी 6 होते हैं। तो जो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं आइसोमर। अब आपने कभी सुना नहीं होगा ये सारे टर्म्स, लेकिन आप ये सारी चीजें आप केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो, आइसोमर क्या होता है। पर थोड़ा सा तो मैं ये बता देती हूँ। देखो सिंपल सी बात क्या है कि देखो मेरी, अभी अगर आप मेरा हाथ देख लो, कितनी फिंगर्स है? टोटल 10 फिंगर्स है। अब देखो सिंपल सी बात ये है कि फिंगर तो 10 ही है, अगर मैं इसको ऐसे दिखा रही हूँ तब भी 6 फिंगर है। अब मैं इसकी शेप ऐसे कर दूं, टेढ़ा मेढ़ा कर दूं, तो फिंगर तो अभी भी 10 ही है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो गया है। समझ पा रहे हो? जैसे देखो मान लेते कि चेयर है, दो चेयर है मेरे पास। अब चेयर का नंबर 2 ही है, अब उनको मैं अलग अलग भी रख सकती हूँ, एक चेयर यहाँ पे रख दी, एक चेयर यहाँ पे रख दी, और दोनों चेयर को मैं एक मतलब एक नीचे रख दी, एक ऊपर रख दी, तो दोनों की अरेंजमेंट में फर्क आ गया है, उसको बोलते हैं आइसोमर। अगर आप आइसोमर की डेफिनेशन पढ़ोगे वहां पे क्या लिखा होता है? आइसोमर आर दो स्ट्रक्चर व्हिच हैव सेम केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। जैसे देखो दोनों के पास 6 कार्बन है, दोनों के पास 12 हाइड्रोजन है, दोनों के पास 6 ऑक्सीजन है, लेकिन हम बोलते हैं दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। उनकी अरेंजमेंट कैसी है वो अलग अलग होती है, उन्होंने अपने आप को कैसे अरेंज किया हुआ है। समझ पा रहे हो? जैसे हम रूम के अंदर भी अपने कुछ ना कुछ हम चेंज करते रहते हैं, तो यहाँ पर भी वही चीज हो रही है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो इस फ्रुक्टोज को आप देखो, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 कार्बन है, हाइड्रोजन भी काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन काउंट कर लो,
1 2 3 4 5 और 6, 6 ऑक्सीजन है। लेकिन अगर आप इनकी अरेंजमेंट देखोगे तो अरेंजमेंट में आपको नजर आएगा कि ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पर कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है एंड फ्रुक्टोज के केस में वहां पे कार्बोनिल नंबर कार्बोनिल ग्रुप कीटोन है जो उसकी सेकंड नंबर कार्बन पर प्रेजेंट है। लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनकी दोनों के स्ट्रक्चर क्या है, दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। आई होप आपको आइसोमर समझ में आया होगा। तो हम कहते हैं कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर द आइसोमर ऑफ ईच अदर, मतलब दोनों एक ही है, बस उनके स्ट्रक्चर अलग अलग है, फॉर्मूला सेम है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ग्लूकोज वाली फॉर्म फ्रुक्टोज बन सकती है एंड फ्रुक्टोज वाली फॉर्म ग्लूकोज बन सकती है। अरेंज ही तो करना है ना बस एक दूसरे को, बाकी तो सेम चीजें तो दोनों के अंदर सेम सेम है। समझ आ रहा है आपको? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज समझ आया? आइसोमर क्या होता है बताइए। अब यहाँ पे मैं आपको ग्लूकोज का एंड फ्रुक्टोज का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगी, कैसे हम बनाते हैं, ठीक है? तो प्लीज आप मेरे साथ में बनाओगे, और इसके बाद जब क्लास ओवर हो जाएगी ये आपके लिए होमवर्क है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एंड फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, ये दोनों काम मुझे 5 बार बना के भेजोगे। जब आप इतनी बार स्ट्रक्चर बनाओगे तभी आपको लर्न होंगे और तभी आपको बाकी स्ट्रक्चर भी इजी लगेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले बनाते हैं ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो यहाँ पे लिख लीजिए, पहली बात तो ये कैसी शुगर होती है, हेक्सो शुगर है। हेक्सो शुगर का मतलब क्या है, 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर। दो एग्जांपल आते हैं, कौन कौन से, एक आता है ग्लूकोज का, सेकंड एग्जांपल आता है फ्रुक्टोज का। ग्लूकोज कैसी शुगर है, एल्डोज शुगर है, मतलब एल्डिहाइड कंटेन करती है। फंक्शन ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। फ्रुक्टोज कैसी शुगर है, कीटोन शुगर है। कैसा ग्रुप कंटेन करती है, कीटोन, कार्बन डबल बॉन्ड O, ठीक है? समझ में आ गया कीटोस। अब करते हैं इनका स्ट्रक्चर करते हैं। देखिए सबसे पहले बनाते हैं हम यहाँ पे ग्लूकोज बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ साथ में बनाना, सबसे पहले यहाँ पे लिखिए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर, कुछ थोड़ी जगह कम पड़ गई, थोड़ा सा ऊपर से लिखती हूँ, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, दोबारा कम हो गया है तो एक काम करती हूँ, इसको ये ना, ये फ्रुक्टोज वाले को मिटा रही हूँ, यहां से बनाना शुरू करती हूँ। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, सबने 6 कार्बन बना लिए, 6 कार्बन। अब जो सबसे पहला नंबर वाला कार्बन है, कैसा ग्रुप है उसके पास, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ऐसे तो आप सिंपल इसको CHO भी लिख सकते हो, लेकिन हमें थोड़ा सा बॉन्ड की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि आपको लर्न भी तो करने ना स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे लिख दीजिए एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है? बना दिया एल्डिहाइड ग्रुप। अब याद रहना चाहिए, इसको आप हाईलाइट कर दो यहाँ पे, कि पहले नंबर कार्बन पर कौन सा ग्रुप होता है, नोट कर लीजिए, ये कौन सा ग्रुप है, इसको नोट कर लीजिए, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड। अब यहां पर जो कार्बन नंबर सेकंड है, इसके राइट साइड पर हाइड्रोजन होता है, और इसके सॉरी लेफ्ट साइड पर हाइड्रोजन होता है, राइट साइड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। अब आप बोलोगे कि नहीं नहीं हम इधर कर दे उधर कर दे, उससे क्या फर्क पड़ता है, तो प्लीज हाँ, फर्क पड़ता है। जब आप अगले साल
अगले साल के इस साल भी जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो हम वहां पे जब मतलब आइसोमर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो एक्चुअली हमारे पास की जब हम इन सारे स्ट्रक्चर को मतलब टेक्निक का यूज करके देखते हैं ना कि ग्लूकोज कैसा नजर आता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड कैसा नजर आता है, तो जो हमारे पास प्रॉपर मशीन्स होती हैं उनमें हमें पता चलता है कि इनकी हाइड्रोजन की अरेंजमेंट किस साइड है, हाइड्रोक्सिल की अरेंजमेंट कहाँ पर है। एंड मैं तो भी आपको बता नहीं रही हूँ, एक्चुअली एक इसकी डी फॉर्म होती है, एक इसकी एल फॉर्म होती है। एल डी फॉर्म में सारी के सारी आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि हमारा जो हाइड्रोजन है और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट में है कि लेफ्ट में, उसका कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। तो अभी जस्ट ओनली अब इसका ये मतलब कैसे वेरी करता है ये चीज तो भी मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन आप इतना ध्यान में रखना कि जो जो यहाँ पे बनाया गया है ना, आप इनको चेंज नहीं कर सकते हो। अगर सेकंड नंबर कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में है और हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, तो वो इसी पोजीशन पर होगा, आप इसको वाइस वर्सा नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर कार्बन पर हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में था और राइट साइड में था हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब उसके बाद कार्बन नंबर थर्ड में लेफ्ट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एंड राइट साइड पर हाइड्रोजन ग्रुप है। इसके बाद अब जितनी चीजें बनाओगे सब में लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन, राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल। फिफ्थ में भी सेम है, हाइड्रोजन OH, लास्ट में आता है CH2OH। अब एक चीज और, जो लास्ट में जो 6 नंबर कार्बन है वहां पे क्या लिखा है, CH2OH लिखा है। अब सिंपल मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे CH2OH सिंपल ऐसे लिख सकती हूँ। लेकिन अगर मैं इसको बॉन्ड की फॉर्म में दिखाना चाहूँ तो हम इसको बॉन्ड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ये 6 नंबर कार्बन था, यहाँ पर कैसे लिखना है, देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, एक हाइड्रोजन नीचे आ गया, 2 हो गए, और यहाँ पर राइट साइड में आ गया OH ग्रुप। जैसे देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा गया था, यहाँ पे देखिए। तो हम बार बार देखो, जब हमें एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ जाते हैं ना, तब नहीं हम बार बार इस तरीके से लिखते हैं, तब हम सीधे लिखते हैं CH2OH। लेकिन इनिशियली जब हम चीजें सीखते हैं उस टाइम पे हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, उस टाइम में आपको प्रॉपर ऐसे लिखना है CH2OH लास्ट टाइम पे। अब इसको भी नोट कर लो आप कि जब हमारे पास जो ये वाला स्ट्रक्चर बनाया है, ये हमारे पास किसका कौन सा स्ट्रक्चर है, डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, मान लेते आप इस पूरी को इन्वर्स कर दो। इन्वर्स करने का मतलब ये है कि अगर आप सेकंड नंबर कार्बन का हाइड्रोक्सिल इसको राइट से अगर आप लेफ्ट पे कर दोगे ना और हाइड्रोजन को राइट पे कर दोगे, ये समझ नहीं आएगा, यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, जगह नहीं है पर चलो। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, अब ओनली मैं यहाँ पे सेकंड से दिखा रही हूँ। मान लेते हैं सेकंड नंबर पे कार्बन का मैंने OH यहाँ पे कर दिया, H इधर कर दिया, थर्ड वाला H यहाँ पे कर दिया, OH इधर कर दिया, बाकी उसके बाद ये सारे OH इधर हो गए, H यहाँ पे हो गया और OH इधर हो गया। अगर मैं ये वाला स्ट्रक्चर बनाती हूँ ना, तो ये भी गलत नहीं है बिल्कुल भी ग्लूकोज का, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है ना ये डी ग्लूकोज, ये इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, इसको बोलते हैं एल ग्लूकोज। तो ध्यान रखना इसके बारे में कि ग्लूकोज की ना 2 फॉर्म्स होती है, एक होती है डी फॉर्म, एक होती है एल फॉर्म। इसीलिए जब हम मार्केट में जाते हैं या आप टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हो, तो आप क्या पढ़ते हो, हमें क्या पीना चाहिए, ग्लूकोन डी पीना चाहिए, ग्लूकोन डी। तो हम ग्लूकोज की कौन सी वाली फॉर्म लेते हैं, हम उसकी डी फॉर्म लेते हैं, हम उसकी एल फॉर्म नहीं लेते हैं। अब एल क्या है, डी क्या, अगेन वही बोल रही हूँ, ये चीजें आप बाद में पढ़ोगे। लीवो रोटेटरी क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, कि अगर आप लाइट पास करते हो उनके कुछ एटम्स के अंदर मूवमेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि अगर मैं इसको सबको रिवर्स कर दूं तो ये स्ट्रक्चर भी गलत नहीं है, लेकिन इसकी एल फॉर्म है। ठीक है, और ये वाली इसकी डी फॉर्म है। हाँ जी परिणीति, ये बिल्कुल ये इसके इनेंशियोमर्स हैं। हाँ जी, लेकिन अभी इनेंशियोमर्स अभी मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को करवाए होंगे, आपने किए हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन इतनी अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको करवाई ये मुझे नहीं पता है कि डायस्टेरियोमर्स क्या होता है, इनिशियोमर्स क्या होता है, इनके बारे में आपको पता है कि नहीं पता है, या वही कह रही हूँ कि ये सारी चीजें आप केमिस्ट्री में जरूर पढ़ोगे। लेकिन
ठीक है, तो आपको प्लीज बताइए ये समझ में आया है कि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बना है। कार्बन नंबर 1 पे यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, बाकी इस तरीके से पूरी अरेंजमेंट है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए फ्रुक्टोज को, ओनली डी फ्रुक्टोज को। अब ये कार्बन नंबर देखिए, ये 1, ये 2, 3, यहाँ पे भी 1 2 3 कर दो। अगर आप 3 4 और 5 कार्बन नंबर 3 4 और 5 देखोगे ना, तो ये दोनों में सेम है, दिख रहे हैं आपको? इनकी जो पोजीशन है ना हाइड्रोजन की और हाइड्रोक्सिल की, ये दोनों के अंदर सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क कहां पर है? कार्बन नंबर 1 में और सेकंड पे। जो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज है उनकी 1 पे और 2 में डिफरेंस है, बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ यहाँ पे पूरा सेम है, एज इट इज है। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, अब एक काम करती हूँ, इसको मैं आपको इस तरीके से हमें बना के दिखाती हूँ। आप यहाँ पे कंपैरिजन फॉर्म में लिखो, यहाँ पे लिखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और यहाँ पे लिखिए फ्रुक्टोज। बस इतना नोट कर लीजिए, ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पर कौन सा ग्रुप होगा? एल्डिहाइड होगा। और फ्रुक्टोज में उसके कार्बन नंबर 2 पर कौन सा ग्रुप होगा? वो होगा कीटोन ग्रुप। अब यहाँ पे बना लीजिए, स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। ग्लूकोज में लिखिए दोबारा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। ठीक है, अब अगेन यहां पर भी ऐसे बना लो, फ्रुक्टोज में भी ऐसे कर लो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। अब यहां पर सबसे पहले हमें बनाने हैं फंक्शन ग्रुप। ग्लूकोज के केस में उसका जो कार्बन नंबर 1 है वहां पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, बना लो। फ्रुक्टोज में जो उसका कार्बन नंबर 2 है यहाँ पर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, डन। बाकी पूरा पोर्शन एज इट इज रहने वाला है, कोई फर्क नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर 3 4 5 6 ये दोनों में सेम है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। कैसे बनाएंगे? देखिए कार्बन नंबर 3 में, चलो थर्ड से शुरू करते हैं पहले। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट साइड पे आएगा H ग्रुप। बाकी जितने भी बचे हुए हैं ना 4 5 6 इन सब में हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे राइट साइड पे आएगा, बना लो OH OH OH। और हाइड्रोजन उसकी लेफ्ट साइड में आएगा H H H और बचा एक हाइड्रोजन, वो यहाँ पे हो गया। सेम स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे फ्रुक्टोज के केस में बनाना है, बना लो। कार्बन नंबर 3 में हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा कौन सी साइड पे, कौन सी है ये? लेफ्ट साइड। राइट साइड पे क्या आएगा? हाइड्रोजन। फोर्थ पे यहाँ पे बाकी सेम चीज वही, H OH H OH OH H और H। OH समझना, OH क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब बचा हमारे पास ग्लूकोज का कार्बन नंबर 2 एंड फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 1। तो यहाँ पर भी ये तो बहुत सिंपल है, इसकी बात कर लीजिए। यहाँ पर भी क्या है? कार्बन नंबर 2 पर भी ग्लूकोज में राइट साइड पर OH आएगा और राइट साइड पर H आएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 1 की, तो वहां पर एज इट इज जो 6th में है वही ग्रुप यहाँ पर आने वाला है। मतलब सिंपल सी भाषा में लिखे CH2OH भी लिख सकते हैं। और अगर इस तरीके से नहीं लिखना है CH2OH, तो अगर मैं इसको रिमूव करूं तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे आप H कर दो, OH कर दो और हाइड्रोजन यहाँ पे कर दो, हो गया CH2OH। तो ये वाला बन गया फ्रुक्टोज और ये वाला बन गया ग्लूकोज। फर्क कहाँ पे है? फर्क है कार्बन नंबर 1 पे, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पे कीटोन ग्रुप है। समझ आ रहा है? तो ये बन जाती है हमारे पास कीटोज शुगर और ये बन जाती है एल्डोज शुगर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए।
स्ट्रक्चर बनाने आ गए हैं। तो आपका ये होमवर्क है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आपको 5 टाइम्स बनाना है, तब आपको अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा। और प्लीज एच और OH का आपको ध्यान में रखना है। ऐसे अगर आपको लर्न भी रखना हो तब भी बहुत सिंपल है, आपको ओनली कार्बन नंबर 3 याद रखना है कि जो कार्बन नंबर 3 है वहां पर जो OH है ना वो हमारे राइट साइड में है, बाकी हर जगह OH उसके राइट साइड पर प्रेजेंट है, ये देखिए, ठीक है। बना लिया है सबने, प्लीज बताइए। बोलिए। कमलप्रीत, अमनजोत, दिव्यम, सबने बना लिया, लर्न भी हो गया। ग्लूकोज फ्रुक्टोज बना लिए हैं। अगर आपने ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बना लिया है, बना लिया है, दिव्यम आपने, दिव्यम, दिव्यम बना लिया, ओके। अगर आपको इसका देखिए, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का भी हमने कौन सा स्ट्रक्चर बनाया है, इसका लीनियर स्ट्रक्चर, और फॉर्मूला क्या दोनों का सेम है, C6H12O6 है। अब नॉर्मली आपने बुक में बहुत बार इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा है, कभी ऐसा कुछ बना हुआ स्ट्रक्चर देखा हो, इस रिंग फॉर्म बनी होती है, तो आपको पता है ये जो रिंग बनती है ना, ये इसी फॉर्म से बनती है, इस लीनियर वाली फॉर्म से। जो हमारा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आपका लीनियर फॉर्म में है ना, यही रिंग बनाता है। और नॉर्मली जब हमारे पास ये डायसैकराइड बनता है, पॉलीसैकराइड बनता है ना, वो इसी आपकी रिंग वाली फॉर्म में बनते हैं, कभी इस मतलब जो लीनियर फॉर्म है इसमें नहीं बनते हैं। तो अभी हमने ये समझना है कि इस ग्लूकोज जो लीनियर वाली फॉर्म है, इससे रिंग वाली फॉर्म कैसे बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये कर लिया है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ लिस्ट बनी हुई है। अब अगेन ये ओनली आपको दिखाने के लिए है कि इतना कुछ एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपको ये सब कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देख सकते हो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 कार्बन वाली शुगर है, 1 2 3, थर्ड नंबर कार्बन, ठीक है। और एग्जाम्पल दिया है ब्रिसल्डेहाइड का, 4 कार्बन वाली शुगर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नाम है शुगर का एरिथ्रोज और आपका थ्रियोज। 5 कार्बन वाली है, हाँ इसमें ये राइबो शुगर भी करनी है, इसका स्ट्रक्चर भी करना है, ठीक है, हाँ ये वाला भी रहता है। अब देखिए 5 कार्बन वाली शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर मतलब 5 कार्बन, एग्जाम्पल है डी राइबोस, अरेबिनोज, जाइलोज, ये वाला। लेकिन इसमें से हमें ये राइबोस वाला स्ट्रक्चर करना है, ये भी अभी कर लेते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बार बार अभी आने वाला है। उसके बाद 6 कार्बन वाली शुगर देखिए कितनी सारी है, लेकिन हमें इसमें से कौन सी करनी थी, हमें करनी थी ओनली ये ग्लूकोज वाली। एक चीज आपको और बता दूं, अगर हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आता है तो हमें मेनोज का भी आता है, तो हमें गैलेक्टोज का भी। एक्चुअल में ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मेनोज, ऐसे आप इसको नोट कर लो, ये आपको ना जीवन में काफी ज्यादा काम आएगा आगे जाकर। इस चैप्टर में इसका आपको कोई रोल नजर नहीं आएगा, लेकिन आप नोट कर लो फिर भी। जब आप केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे ना, +2 में आता है ऐसे तो, बट फिर भी तो आपको वहां पे ना तीनों चीजें पढ़नी है, लेकिन आपको बहुत इजी लगेगी उस टाइम पे। क्या होता है एक्चुअली, क्या होता है कि
जो हमारे पास एक आप एक पढ़ोगे, एक टर्म पढ़ोगे, उसको बोलते हैं एपीमर्स। एपीमर्स क्या होते हैं कि आपको मैं आपको बताऊं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मेनोज, इन तीनों का ना जो फॉर्मूला होता है तीनों का सेम होता है, मतलब तीनों का फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। लेकिन जो ये मेनोज है और जो गैलेक्टोज है, ये ग्लूकोज से ना ओनली 1 कार्बन में ही डिफरेंट होते हैं, बाकी सारी चीजों में सेम होते हैं। अब कैसे सेम होते हैं, अगर मैं आप थोड़ा सा अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे आप ये डी ग्लूकोज देखिए, ये कार्बन नंबर 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। आप डी मेनोज भी देखो, 1 2 3 4 5 और 6। अगर आप यहाँ पर कौन सा नंबर कार्बन, कार्बन नंबर सेकंड देख पा रहे हो, तो हमारे पास ये डी ग्लूकोज, डी मेनो सॉरी डी मेनोज, डी ग्लूकोज से ओनली 1 कार्बन में ही डिफरेंस है, बाकी एज इट इज स्ट्रक्चर आपका सेम है। यहाँ पे देखो, डी ग्लूकोज में सेकंड नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पर है एंड हाइड्रोजन उसके लेफ्ट साइड में है। बट आप यहाँ पे मेनोज के केस में देखिए, उसका हाइड्रोक्सिल लेफ्ट साइड में और हाइड्रोजन उसका राइट साइड में। तो यहाँ पर जब भी कोई स्ट्रक्चर, मतलब उसका ओनली 1 कार्बन के अंदर डिफरेंस आ रहा है, ओनली 1 कार्बन, बाकी पूरा स्ट्रक्चर आप देख लो एज इट इज है, कोई फर्क नहीं ऊपर नीचे। इसको बोलते हैं एपीमर्स। अब आप इस डी गैलेक्टोज को देखिए, डी गैलेक्टोज, गैलेक्टोज ध्यान रखना, ग्लूकोज अलग है, गैलेक्टोज अलग है। अब आप यहाँ पे इसका कौन सा नंबर कार्बन है, फोर्थ, हाँ फोर्थ, इसका डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 देखिए और इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 देखिए। जो डी ग्लूकोज है उसका हाइड्रोजन देखिए लेफ्ट साइड में है और हाइड्रोक्सिल उसका राइट साइड में है। लेकिन अगर आप गैलेक्टोज देखोगे तो उसके राइट साइड पर हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड पे हाइड्रोक्सिल है, देख पा रहे हो यहाँ पे आप। तो हमारे पास गैलेक्टोज क्या है, एपीमर है ग्लूकोज का। ध्यान रखना, मेनोज और गैलेक्टोज आपस में एपीमर नहीं है। ग्लूकोज के मतलब ग्लूकोज का एग्जांपल है मेनोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज का अगर आप कंपैरिजन मेनोज से करोगे तो उसमें ओनली कार्बन नंबर 1 में डिफरेंस आता है। अगर आप गैलेक्टोज का मतलब कंपैरिजन करोगे डी ग्लूकोज से तो कार्बन नंबर 1 में डिफरेंस आता है। ये आप ना अगले साल पढ़ोगे, हो सकता है इस साल भी पढ़ो, तो आपकी मर्जी, करना चाहो तो भी कर सकते हो, नहीं करना तो भी मर्जी है। बस मैं आपको बता दिया है कि आप इसको पढ़ोगे जरूर। इसको बोलते हैं एपीमर्स। तो डी ग्लूकोज, डी मेनोज, डी गैलेक्टोज सबका फॉर्मूला सेम होता है। अच्छा यहाँ पर भी है, सॉरी ये मैं बताना भूल गई कि एपीमर्स क्या है। डी ग्लूकोज को सेंटर में है। अगर हम मेनोज की बात करते हैं तो ये एपीमर्स का कहाँ पे है, कार्बन नंबर सेकंड पर है, आप देख लो यहाँ पे। और अगर हम डी गैलेक्टोज की बात करते हैं, इसका एपीमर कार्बन नंबर 4 पर है। तो डी ग्लूकोज एंड 2 ऑफ इट्स एपीमर, तो डी ग्लूकोज के 2 एपीमर है, एक आता है डी ग्लूकोज, सॉरी एक आता है हमारे पास डी मेनोज और दूसरा आता है डी गैलेक्टोज। डी मेनोज पे उसका कार्बन नंबर सेकंड में डिफरेंस होता है और गैलेक्टोज में कार्बन नंबर 4 में डिफरेंस होता है। ये समझ आया सबको? एपीमर करना है तो देख लो, आप नोट भी कर सकते हो, आगे जाके आपको काफी मतलब इसका बेनिफिट नजर आएगा जब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे इसको, वहां पर भी आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने वाले हो कि डी ग्लूकोज के 2 एपीमर्स होते हैं, मेनोज एंड गैलेक्टोज। मेनोज का एपीमर कार्बन नंबर 2 पे होता है, गैलेक्टोज का एपीमर कार्बन नंबर 4 पे होता है। और देखो स्ट्रक्चर भी दोनों के सेम है, बस ओनली आपको बस हाइड्रोजन इधर का इधर और हाइड्रोजन इधर करना है, बस शिफ्ट करना है ओनली हाइड्रोजन एंड आपका हाइड्रोक्सिल, बाकी सारी चीजें एज इट इज सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मुझे आपको बताना है वो है ये वाली चीज, एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे पहले एक काम, एक मिनट, इसके बिना अगर आपको ये समझ में आ गया ना, एक मिनट, तो आपको सारी चीजें फिर समझ में आ जाएगी। लेकिन एक काम कीजिए, बस मुझे 1 मिनट का ना ब्रेक चाहिए, तब तक आप इसको नोट कर लो कि जो डी ग्लूकोज है उसके यहाँ पे 2 एपीमर्स होते हैं, डी मेनोज एंड डी गैलेक्टोज।
बस मुझे 1 मिनट का ब्रेक चाहिए, ठीक है? आप नोट कर लो प्लीज। तो ओनली आपका यहाँ पे ना राइबोस का स्ट्रक्चर रहता था, वो भी बना लो। राइबोस कैसी शुगर है? ये होती है पेंटोज शुगर, जिसके पास 5 कार्बन होते हैं। और राइबोस शुगर में भी कौन सा ग्रुप फंक्शन होता है? यहाँ पर भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो राइबोस शुगर को बनाइए, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। अब जो कार्बन नंबर 1 है वहां पर लिख दीजिए एल्डिहाइड ग्रुप है, बाकी सब में यहाँ पे OH राइट साइड पर, और बाकी हर जगह हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। सिंपल, ये बन गई राइबोस शुगर। ठीक है, बन गया। अब आपको एक चीज और बतानी है कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बेस्ड ऑन द रिंग फॉर्म, बेस्ड ऑन द रिंग फॉर्म, हमारे पास शुगर ना अगेन 2 टाइप की होती है। एक होती है पायरेनोज और एक होती है फ्यूरेनोज। अभी पायरेनोज क्या है और ये फ्यूरेनोज क्या है? अगर हमारे पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है, हेक्सागोनल, उसे कहते हैं पायरेनोज रिंग। अगर हमारे पास पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं फ्यूरेनोज। पायरेनोज में क्या होता है? यहाँ पे 5 कार्बन रिंग में होते हैं प्लस 1 ऑक्सीजन रिंग के अंदर होता है। फ्यूरेनोज में 4 कार्बन रिंग में होते हैं प्लस 1 ऑक्सीजन रिंग के अंदर होता है। कैसे? अब इसको अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ ये वाला स्ट्रक्चर बनाया है, इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे इसको देख पाओ तो ये देखिए, ये हमारे पास ऑक्सीजन है और ये पूरी रिंग बनी हुई है। तो ये देखिए, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है और ये कार्बन नंबर 5 है। तो ऐसी रिंग जिसके अंदर उस रिंग में 5 कार्बन है प्लस 1 ऑक्सीजन है, उसको बोलते हैं पायरेनोज रिंग। लेकिन आपने कई स्ट्रक्चर इस तरीके से देखे होंगे, ऐसे देखे आपने स्ट्रक्चर। तो ये क्या, ये तो ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर भी कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। तो इस केस में क्या हो रहा है? हमारे पास 4 कार्बन है प्लस 1 ऑक्सीजन रिंग के अंदर है। तो इस तरीके की रिंग को बोलते हैं फ्यूरेनोज रिंग। पायरेनोज में क्या होगा? 5 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन इन द रिंग। फ्यूरेनोज 4 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन इन द रिंग। ठीक है, क्लियर है? पायरेनोज, फ्यूरेनोज। अब ये जो रिंग जो बनती है ना यहाँ पे, ये हमारे पास इस लीनियर स्ट्रक्चर से ही बनती है। जितने भी शुगर के स्ट्रक्चर होते हैं उन्हीं से ही ये वाली रिंग बनती है। कैसे बनती है अब उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो प्लीज ध्यान से इन सारी चीजों को देखना। यहाँ पे टफ नहीं है, लेकिन आपके लिए बस नया है। एक ही चीज मैं आपको बोलती हूँ, जस्ट ये सारी चीजें नई है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये डी ग्लूकोज है। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करना। हमारे पास देखिए, जो कार्बन नंबर 1 है, इसके पास ही कार्बोनियल ग्रुप है। कार्बोनियल ग्रुप मतलब कार्बन डबल बॉन्ड O। ठीक है, उसके बाद कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। जो आप नॉर्मली ये वाला स्ट्रक्चर देखते हो ना रिंग का, आप नॉर्मली जब बुक खोल के देखोगे ना, आपको वहां पे ऐसा वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। ये वाला स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, लीनियर फॉर्म वाला। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर इस लीनियर फॉर्म से ही ये रिंग बनती है। ठीक है, डिटेल में तो आप केमिस्ट्री में ही करोगे कि ये पूरी रिंग कैसे बनती है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे
जो कार्बन नंबर 1 है और जो कार्बन नंबर 5 है, देखो यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है, ये ऐसे रिंग बना देते हैं, मतलब देखिए आपस में से जुड़ जाते हैं। अब आप मुझे खुद ही बताओ कैसे जुड़ते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अगर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 अगर ऐसे लूप बना दे, मान लेते हैं जैसे लूप बना रहे हैं, तो क्या होगा, कार्बन नंबर 6 रिंग के बाहर चला जाएगा एंड रिंग के अंदर टोटल कितने कार्बन आ जाएंगे, 5 कार्बन आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन रिंग के अंदर आ जाएंगे, एक कार्बन रिंग के बाहर चला जाएगा। समझ आ रहा है आपको? तो यहाँ पर जब हमारे पास ये रिंग फॉर्म बनती है ना, तो यहाँ पे रिएक्शन होता है किस किस के बीच में, जो हमारे पास कार्बन नंबर 1 है इसका एल्डिहाइड ग्रुप और जो कार्बन नंबर 5 है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इनके बीच में रिएक्शन होता है। एंड रिएक्शन होने के बाद इनके बीच में लिंकेज हो जाती है। लिंकेज का मतलब यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है, और जब ये बॉन्ड बनता है ना, तो हमारे पास कुछ इसका रिजल्ट ये है, ऐसा स्ट्रक्चर कुछ बनता है। तो इस पूरी रिंग को हम बोलते हैं कि हेमी एसिटल रिंग बोलते हैं। हेमी का मतलब होता है हाफ, रिंग बनी है इस एसिटल ग्रुप की वजह से, इस कार्बोनियल ग्रुप की वजह से रिंग बनी है। अब जब भी ये रिंग बनती है, चलो रिंग बनाना देखते हैं, देखो कैसे बन रही है। आप भी साथ पहले उंगली देखना, उसके बाद ये ड्रॉ करना। अब ये पूरा ध्यान यहाँ पे जस्ट यहाँ पे देखने पे लगाइए। देखिए अगर मैं यहाँ पे बना रही हूँ, जस्ट प्लीज इसको ध्यान से देखना। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4 और 5 और 6 भी बनाई लेती हूँ। कार्बन नंबर 1 पर क्या क्या है, ऑक्सीजन है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पर हाइड्रोजन भी है। कार्बन नंबर 2 पर यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, इस साइड H है। एक मिनट सॉरी, ये 1 था, 2 3, उसके बाद हर जगह H यहाँ पे, OH यहाँ पे, H यहाँ पे, OH यहाँ पे, और लास्ट में आता है CH2OH। अब कहने वाली बात ये है, मैंने आपको यहाँ पे कहा कि ये 4th और ये 5th है, कि यहाँ पे जो कार्बन नंबर 5 का, इसके पास देखिए ये फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर ये और ये कार्बन नंबर 1 ये आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप पूछ सकते हो कि कार्बन नंबर 2, 3, 4 ये भी तो रिंग बना ही सकता है, ये भी तो उसके ऊपर मतलब रिएक्शन कर ही सकता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि रिएक्शन तो ये जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये देखा गया कि जब भी ऐसा ही कुछ करने लगते हैं ना, तो ये बहुत मतलब अनस्टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, जो ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता है। जो बहुत ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है ना, स्टेबिलिटी, वो कार्बन नंबर 5 की वजह से आती है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, इस कार्बन नंबर 1 और ये 5 के बीच में, इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे इसके बीच में और यहाँ पे इसके बीच में। अब सोचिए अगर ये आप कितने कार्बन, देखो अगर इनके बीच में बॉन्ड बन जाए, मान लेते हैं आप इसे बॉन्ड बना लो यहाँ पे, तो अगर ये पूरा एक लूप बना दे, तो 1 2 3 4 5 ये सारे एक लूप के अंदर आ जाएंगे, एक सारे रिंग के अंदर आ जाएंगे। और ये देखिए जो कार्बन नंबर 6 है, ये बेचारा रिंग के बाहर चला जाएगा, जो आप इधर देख पा रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हुआ, अब इसको ध्यान से देखने की कोशिश करना, मैं यहीं पे इसको बना रही हूँ, एक मिनट। अब देखिए कार्बन नंबर 1, अब मैं इसको रिंग की फॉर्म में दिखा रही हूँ, प्लीज ध्यान से देखना। कार्बन नंबर 1 देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, 1 ऐसे लिख दिया। अब एक साइड पे इसके पास हाइड्रोजन है, ये देखिए हाइड्रोजन है, एज इट इज लिखा है। एक साइड पे इसके पास ऑक्सीजन है, वो भी मैंने लिख दिया। अब इसके साथ देखिए कार्बन नंबर 2 अटैच है, अब मैंने यहाँ पे ये बॉन्ड लगाया, कार्बन नंबर 2। अब ध्यान रखना यहाँ पे जो आपको समझना है, जो जो चीजें राइट साइड में प्रेजेंट है, ये वाली ये राइट साइड में है और ये इसकी लेफ्ट साइड में है, तो जो जो चीजें राइट साइड में उसको मुझे नीचे लिखना है, रिंग के नीचे, और जो जो लेफ्ट साइड में उसको मुझे ऊपर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में H है यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे, तो ये ऊपर आएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको ऊपर। OH राइट पे है, तो इसको मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगी। अब यहाँ पे कार्बन नंबर 3 के साथ, सॉरी 2nd या 3rd अटैच है, यहाँ पे देख लीजिए मैंने कर दिया कार्बन नंबर 3।
अब 3 के OH लेफ्ट साइड में ये ऊपर आएगा और राइट में हाइड्रोजन है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कार्बन नंबर 4, चलो यहाँ पे इसको, खिचड़ी तो पकी गई है, चलो दोबारा बना देंगे, लेकिन फिर एक बार समझ लो। कार्बन नंबर 4 लिख दिया। अब 4 में देखिए H कहां पर है, लेफ्ट साइड में, इसको ऊपर कर दो, और इसका OH राइट में है, इसको नीचे कर दो। अब 4th 5th के साथ अटैच है। अब यहां पर एक टर्निंग पॉइंट आएगा, ध्यान से देखना इस पॉइंट को। कार्बन नंबर 4 जो है हमारे पास, वो यहाँ पे 5th के साथ अटैच है, और 5th वाला देखिए ये आगे इसके साथ बॉन्ड भी बना रहा है, इसका अटैक कर रहा है वो 1 के साथ। तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन नंबर 5th को मैंने ऐसे दिखा दिया है, लेकिन इसका जो H है, अब ध्यान से देखना, इसका देखिए OH। अब कार्बन नंबर 5th का जो OH है वो इस कार्बन नंबर 1 के साथ अटैक कर रहा है। यहाँ पे मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, ये बहुत समझने वाला पॉइंट है। 1 मिनट, ओहो, एक देखिए कार्बन नंबर 5th का, कार्बन नंबर 5th का OH, कार्बन नंबर 5th का OH कार्बन नंबर 1 के ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ, मतलब इसका रिएक्ट कर रहा है। तो ये OH कर रहा है, तो देखिए ये कार्बन नंबर का 5th का ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे दिखा दिया ऐसे करके, OH। समझ आ रहा है? और ये किसके साथ यहाँ पे लिंकेज कर रहा है, 1 के साथ। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे दिखा दिया कि इसके ऊपर ये अटैक कर रहा है। अब यहाँ पे ये डॉट दिखाए गए, इलेक्ट्रॉन दिखाए गए, अटैक, ये मैं आपको नहीं बताने वाली, जस्ट थोड़ी समझिए आप इसको। कि कार्बन नंबर 5th के पास जो OH है वो इस 1 के साथ अटैक कर रहा है, 1 के साथ। लेकिन अगर आप ध्यान से स्ट्रक्चर को देखोगे तो कार्बन नंबर 5th का OH तो ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको अरेंज कर दिया, लेकिन अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, और इस कार्बन नंबर 5th के साथ यहाँ पे कार्बन नंबर 6th वाला ये भी प्रेजेंट है। तो कार्बन नंबर 5th पे ये जो हाइड्रोजन है इसको मैंने यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर दिया, और इसका जो 6th नंबर वाला कार्बन है अब वो बाहर चला गया, यहाँ पे देखिए रिंग के बाहर, CH2OH। समझ आ रहा है कैसे कैसे ये सारी चीजें हुई है? यहाँ पे देखिए पूरा एज इट इज वही स्ट्रक्चर बना है जो मैंने भी यहाँ पे आपको बना के दिखाया है। ये देखिए कार्बन नंबर 1, इसका देखिए H ऊपर, ऑक्सीजन नीचे। कार्बन नंबर 2, H ऊपर, OH नीचे। कार्बन नंबर 3, OH ऊपर, H नीचे। कार्बन नंबर 4, H ऊपर, OH नीचे। कार्बन नंबर 5th, यहाँ पे समझने वाली बात है, कार्बन नंबर 5th का OH इसके साथ यहाँ पे लिंकेज करता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने OH ऐसे कर दिया और इसको मैं यहाँ पे अटैक करता हुआ दिखा रही हूँ, लेकिन मेरा 5th नंबर वाला कार्बन इधर 6th वाले के साथ भी तो अटैच है ना। तो इसको देखिए मैंने रिंग के बाहर कर दिया CH2OH को, और हाइड्रोजन इसका अंदर की तरफ आ गया। समझ आ रहा है आपको? ये पॉइंट आपको समझ आया है कैसे कैसे को रिंग बनी है? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5th के बीच में रिंग बन रही है, जिसकी वजह से 6 नंबर वाला कार्बन रिंग के बाहर चला गया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है, अब वो तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जस्ट इतना समझ लो कि यहाँ पे क्या चीज होने वाली है कि इनके बीच में यहाँ पे ना ये बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसका जो ये हाइड्रोजन है ये शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हट गया। समझ आ रहा है आपको? और देखो ये पूरी रिंग बन गई है। तो जब भी कोई आप डायग्राम देखोगे अपनी एनसीईआरटी में तो आपको ये वाला डायग्राम मिलेगा, वहां पे ये वाला नहीं होगा डायग्राम। अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी है कि जब भी कभी ये रिंग बनती है ना, इस लीनियर फॉर्म से हमारे पास ग्लूकोज रिंग वाला फॉर्म बनाया है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ग्लूकोपाइरेनोज रिंग। पाइरेनोज का मतलब क्या है? 5 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन इन द रिंग। अब एक चीज यहाँ पे है जो आपको समझनी है, दोनों जगह डी लिखा है ये भी ठीक है, पर एक जगह लिखा है अल्फा, एक जगह लिखा है बीटा।
अब इस अल्फा और बीटा का मतलब क्या है, इसको समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। देखिए अल्फा बीटा क्या है, जो मेरा यहाँ पे, अब देखिए आप मुझे खुद ही बताइए, यहाँ पे ये जो रिंग पॉसिबल हुई है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो बहुत सारे थे ना, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सबके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे, लेकिन यहाँ पे मेन रिंग बनाने वाला कौन है, मेन रिंग बनाने वाला है कार्बोनियल कार्बन। तो आप मुझे बताइए कार्बोनिल कार्बन यहाँ पे कौन सा है, उसकी पोजीशन बताइए। कार्बोनिल कार्बन यहाँ पे कौन सा कार्बन है, बताइए जल्दी से। जिसकी वजह से रिंग यहाँ पे बन पाई है। किसकी वजह से यहाँ पे रिंग बन पाई है, आंसर कीजिए प्लीज। कार्बोनिल कार्बन कौन सा है, कोई भी आंसर नहीं दे रहा है। कार्बोनिल कार्बन कौन सा है यहाँ पे, कार्बोनिल कार्बन होता कौन सा है, कार्बन डबल बॉन्ड ओ, यही होता है कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल कार्बन कौन सा है, कार्बन नंबर 1 नहीं है, कार्बन नंबर 1 है ना। कार्बन नंबर 1 की वजह से बन पाई है ना रिंग यहाँ पे। अगर कार्बन नंबर 1 के पास कार्बोनिल ग्रुप होता ही नहीं तो ये रिंग कैसे बन पाती, इसकी वजह से, इस ऑक्सीजन की वजह से बन पाया है जो ये कार्बोनिल ग्रुप है। तो यहाँ पे इस कार्बन नंबर 1 की वजह से रिंग बन पाई है, फिफ्थ और 1 के बीच में बॉन्ड बना है ना यहाँ पे। तो ये जो कार्बन नंबर 1 होता है ना, इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, एनोमरिक कार्बन, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनियल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे है। लेकिन एक चीज और, अगर यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन हो रही है आप लोगों को, एक मिनट सॉरी, अगर मैं यहाँ पे आपको ये फ्रुक्टोज दिखाऊं, तो अगर आप फ्रुक्टोज देखोगे तो फ्रुक्टोज में देखिए कार्बोनिल ग्रुप उसके सेकंड नंबर कार्बन पर है। तो अगर यहाँ पे रिंग बनेगी ना तो इस सेकंड नंबर कार्बन की वजह से बनेगी। तो यहाँ पर एनोमरिक कार्बन कार्बन नंबर सेकंड है, जहां पर कार्बोनिल ग्रुप होता है वही उसका एनोमरिक कार्बन होता है। ग्लूकोज के केस में कार्बोनिल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर है, लेकिन फ्रुक्टोज के केस में कार्बोनिल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर है। तो फ्रुक्टोज में एनोमरिक कार्बन सेकंड, लेकिन ग्लूकोज के केस में एनोमरिक कार्बन कार्बन नंबर 1 है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे क्या चीज बताना चाह रही हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पर जो ये रिंग पॉसिबल हो पाई है ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 की वजह से बनी है। तो यहाँ पे जो कार्बन नंबर 1 है ना, इस पर H की पोजीशन और OH की पोजीशन कैसी है, उसके बेसिस पे इसकी अल्फा एंड बीटा फॉर्म डिसाइड होती है। जो मेरा एनोमरिक कार्बन है, मतलब जो कार्बन नंबर 1 है, इन केस ऑफ ग्लूकोज, ध्यान रखना फ्रुक्टोज के केस में एनोमरिक कार्बन कार्बन नंबर 2 है, तो वहां पे वो चीजें चेंज हो जाएगी। अगर जो एनोमरिक कार्बन है कार्बन नंबर 1, अगर हाइड्रोजन जो है रिंग के ऊपर है, हाइड्रोक्सिल नीचे है, तो उसको बोलते हैं अल्फा फॉर्म। अगर एनोमरिक कार्बन जो 1 है, अगर OH ऊपर H नीचे, इसको बोलते हैं बीटा फॉर्म। तो हम बोलते हैं एनोमर्स क्या होते हैं, हम बोलते हैं दे हैव टू फॉर्म अल्फा एंड बीटा। तो एनोमर क्या होते हैं, एनोमर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, पहली बात तो जो ओनली रिंग फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, कभी भी लिमिट फॉर्म में कभी एनोमर्स नहीं बनते हैं। ये कब बनते हैं, हमारी रिंग वाली फॉर्म में बनते हैं। अगर हमारे पास जो एनोमरिक कार्बन है, अगर उसमें हाइड्रोजन रिंग के ऊपर है, OH नीचे है, उसको बोलते हैं अल्फा फॉर्म। अगर हमारे पास OH ऊपर H नीचे, तो उसको बोलते हैं बीटा फॉर्म। समझ आ रहा है आपको यहाँ पे क्या लिखा गया है, कि 2 फॉर्म्स बनती है, 2 एनोमर से अल्फा एंड बीटा, जो डिफर करते हैं अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री पे अराउंड द ये हेमीएसिटल कार्बन, मतलब एनोमरिक कार्बन। और हमारे पास देखिए क्या होता है
कि ये जो अल्फा फॉर्म है कभी भी बीटा बन सकती है, बीटा फॉर्म कभी भी अल्फा बन सकती है, सेम आइसोमर्स की तरह। अल्फा फॉर्म बीटा में कन्वर्ट हो सकती है, बीटा अल्फा में कन्वर्ट हो सकती है। इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। लेकिन चलो, मुझे आपको म्यूटा रोटेशन ही समझाना था, मुझे ये समझाना था कि रिंग कैसे बनती है। आपको ये चीजें समझ आई है कि नहीं आई है, एक बार बताइए मुझे। ये आपको पॉइंट समझ में आया है कि हमारे पास लीनियर फॉर्म से ही साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, और ये बना कैसे, ये समझ में आया है आपको? बोलिए। इस कार्बन नंबर 1 और इस कार्बन नंबर 5 इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ है, तब ये रिंग बनी है। अब जब भी रिंग फॉर्म बनेगी, वो उसकी अल्फा फॉर्म भी बन सकती है, वो उसकी बीटा फॉर्म भी बन सकती है। अल्फा बीटा क्या है? ओनली जो कार्बोनिल कार्बन है, मतलब जो इसको स्पेसिफिकली हम एनोमरिक कार्बन बोलते हैं, तो जिसकी वजह से रिंग बनी है, वन की वजह से रिंग बनी है। अगर एच ऊपर है, वो एच नीचे, वो अल्फा फॉर्म है। अगर एकदम इसका उल्टा, अगर वो एच ऊपर एच नीचे, इसको बोलते हैं बीटा फॉर्म। लेकिन ध्यान रखेंगे, हम सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ, सिक्स, ये इनका HOH नहीं देखेंगे, हम ओनली एनोमरिक कार्बन का ही H और OH देखेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। ऊपर से तो निकल रही है सारी बातें आपकी। अब क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे एनसीईआरटी देखोगे, तो यहाँ पे देखिए कुछ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया गया है, देख पा रहे हो आप? ये वाला। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी H ऊपर है, OH नीचे है, ये इसकी अल्फा फॉर्म है, और तो लिखा है शुगर कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे देखिए HOH HOH, तो यहाँ पे भी देख पा रहे हो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 कार्बन रिंग में, प्लस ये 1 ऑक्सीजन रिंग के अंदर है, और ये CH2H 6 नंबर कार्बन रिंग के बाहर है। राइबोज देखिए, इसको तो कल बनाना सिखाऊंगी ये कैसे बनता है, बट इसको एक बार देखिए। ग्लूकोज समझ आ रहा है कि जो आपने लीनियर फॉर्म बनाई थी, वही जो रिंग वाली फॉर्म बनाती है, पता चल रहा है? और इसी शुगर से ही बाद में आपका पॉलीसेकेराइड बनेगा। थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ है? बताइए। ये देखिए, जब आप आगे यहाँ पे पॉलीसेकेराइड देखोगे, हमारे पास यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में पॉलीसेकेराइड देखो गिवन है, ओनली पॉलीसेकेराइड के बारे में बताया गया है। यहाँ पे कोई पैराग्राफ सीधा पॉलीसेकेराइड से शुरू होता है, और वहां पे कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। ये जितने भी आप देख पा रहे हैं, सारे इंडिविजुअल शुगर है, इंडिविजुअल शुगर। लेकिन ये जब तक आप इसका अलग से ही स्ट्रक्चर नहीं समझ पाओगे, आप ये कैसे कैसे बना लोगे इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर? पता चल रहा है आप लोगों को? तो एक काम कीजिए, जल्दी से 5 मिनट में अभी स्ट्रक्चर को बनाइए। एक काम करूंगी, कल मैं दोबारा एक बार इस स्ट्रक्चर को बता दूंगी आपको कि ये कैसे बना है, जब कल वाली क्लास होगी, पर एक बार आप इसको बनाइए। और यहाँ पे देखो, ये साइन दिया गया है इक्विलिब्रियम का। यहाँ पे देखो, ये साइन दिख रहा है आपको, ये वाला साइन देखो, ऐसे वाला और ऐसे वाला। ये हमें ये बता रहा है कि जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर जो ये वाला है, ये आपका ये वाला स्ट्रक्चर भी बना सकता है, और ये वाला भी बना सकता है। लेकिन जब ये स्ट्रक्चर बन गया है ना, तो ये दोबारा इस फॉर्म में कन्वर्ट भी हो सकता है, और उसके बाद ये दोबारा ये वाला बना सकता है, और ये वाला बना सकता है। पर कहने का मतलब ये है कि ये वाला स्ट्रक्चर इस फॉर्म में भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, और बाद में ये वाला स्ट्रक्चर इस फॉर्म में भी आ सकता है, और इस फॉर्म में भी, मतलब किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, किसी भी फॉर्म में भी। अल्फा बीटा, हाँ जी, बिल्कुल बनाना है कमलप्रीत, ऐसे तो सेम ही है, बस ओनली आपको H और OH ही दिखाना है। ये तो यहाँ पे दिखाया गया है कि इस तरीके से रिएक्शन हो रही है, रिजल्ट तो यही वाला है ना यहाँ पे। तभी कह रहा हूँ कि मुझे पता आपको भी थोड़ा सा इसमें टफ लग रहा होगा यहाँ पे, आप ओनली बना लो, कल मैं दोबारा करवा दूंगी एक बार इसको।